मेरे दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों आपको? अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में एक सवाल जो है वो किया था, आधा छोड़ दिया था हमने। ठीक है जी। पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है जी, तैयार हो? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने इन्फ्लेशन के ऊपर एक कल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखने की कोशिश की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर रेजिडुअल वैल्यू का हिसाब किताब चल रहा हो तो हमने उस रेजिडुअल वैल्यू को कैसे कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, याद आ रहा है? हमने देखा था कि भाई एग्जामिनर ने हमें क्लियरली लिखा है, लिख के दिया है कि भाई अकाउंटिंग की तरह डेप्रिसिएशन निकाले टैक्स के लिए। ठीक है जी। तो मैंने उसमें पार्ट ए करा दिया था। ठीक है जी। मैं दोबारा से सवाल को ऐसे लेके चल लेता हूं एज इफ कि हमने इसको पहली दफा करना है। ठीक है जी, ताकि सारी चीजें जो है वो सेंसिबल लग रही हो। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको रीड करना शुरू कर रहा हूं। ये कह रहा है भैया, एल्यूमिनियम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट जीएच that requires one single unit of PQR. Manufacturing of PQR is currently outsourced under a contract which is expiring. भाई इससे पहले हम जो है ना, ये PQR एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। ठीक है, जो GH को बनाने के काम आ रहा है। ठीक है, और इसको हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं PQR को, पहले हम बाहर से खरीदते थे। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटीज है, दो प्रोडक्शन प्लांट लगाने की पॉसिबिलिटीज है, प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2। ठीक है जी। और नीचे जितना डाटा दिया हुआ है वो करंट प्राइसेस पे दिया हुआ है। देखो, ये कंपनी का नया नया प्रोडक्ट नहीं है कि जो कंपनी पहली दफा लॉन्च कर रही है, नहीं। ये कंपनी का एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। इसका मतलब है सर, जो वैल्यूज आपके पास लिखी हुई आ रही है वो करंटली ऑब्जर्व हो रही है। तो सर, जब अगली दफा इन वैल्यूज को हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन लगा के देखेंगे, यानी इन्फ्लेशन यहाँ ईयर 1 से लगेगा। ठीक है जी। अच्छा सर, मेरे पास प्लांट, पहला प्लांट है वो 3.5 मिलियन का आएगा, दूसरा 5 मिलियन का आएगा। एक की लाइफ 3 साल है, एक की लाइफ 5 साल है। अब देखो, ऐसे हालात में अगर ये दो चीजें होती है ना, ये दोनों कंपेरेबल नहीं होती। लेकिन सर, नीचे डाटा उससे दिया हुआ है प्रपोजल 1 से रिलेटेड फर्दर। याद रखना, जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, तो सर ये याद रखिएगा कि वो दोनों इक्वल टाइम हॉरिजन के ऊपर मौजूद हो, अदरवाइज फिर वो मीनिंगफुल एनालिसिस नहीं हो पाता उनका। ठीक है जी। सर, एक में रेजिडुअल वैल्यू निल है, एक में रेजिडुअल वैल्यू 1 मिलियन है। ये आज रेजिडुअल वैल्यू ऑब्जर्व हो रही है, यानी अगर मैं मार्केट में जाऊं आज और 5 साल पुराने एसेट को देखूं तो मुझे 1 मिलियन का मिलेगा। ठीक है जी, 1 मिलियन का मिलेगा या बिकेगा। याद रखिएगा सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये है कि आप जब किसी एसेट की रेजिडुअल वैल्यू निकालने जाएं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट नहीं करें कि इसी एसेट की वैल्यू क्या होगी 5 साल बाद। आप एक काम ये करें, आप जाए मार्केट और देखें 5 साल पुराने एसेट की वैल्यू आज कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये नया मोबाइल लिया, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 5 साल बाद क्या होगी, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मैं इसको ऐसे यूज करूंगा और बंदे 5 साल बाद ये 2 रुपए का होगा, नहीं। आज जाओ आप मार्केट में, देखो 5 साल पुराने इस तरह के एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, उसको रेजिडुअल वैल्यू मानो और डेप्रिसिएशन बुक करो। यानी डेप्रिसिएशन बुक करने के लिए हाजिर रेजिडुअल वैल्यू को लिया जाता है, मुस्तकबिल की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू को नहीं लिया जाता। डन। नया प्रोडक्ट हो तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस जैसा मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड ने रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर ठीक ठाक डिटेल दी हुई है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, स्टैंडर्ड ने ना सब्जेक्टिविटी खत्म की। उन्होंने कहा एक बंदा सोचेगा कि भाई रेजिडुअल वैल्यू उसकी इतनी होगी उतनी होगी, वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएगा कि आपको कैसे पता चला इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है 500 रुपए होगी। तो सब्सटेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपको ये बता दिया कि यार आज 5 साल पुराने एसेट की वैल्यू क्या होगी वो देखिए। ठीक है जी। अच्छा जी सर, नीचे सारा डाटा आ रहा है। मैं ऑप्शन 1 को, मैं पहले ऑप्शन 2 को लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम रात को ऑप्शन 1 देख चुके हैं, तो मैं ऑप्शन 2 को पहले लेके चल रहा हूँ। ठीक है,
देखो मेरे बच्चों, मैं ऑप्शन 2 पे जाने से पहले कुछ डाटा यहाँ पे जमा कर लूं। 5 सालों में सर मुझे ये बताया गया है कि मेरे पास जो फिनिश प्रोडक्ट है 7500 उसकी डिमांड है। हर फिनिश प्रोडक्ट के 1 यूनिट पे 1 यूनिट PQR लगता है रॉ मटेरियल का। ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 7500 यूनिट पे 7500 यूनिट की PQR रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है जी। इतने फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाने के लिए इतने ही रॉ मटेरियल चाहिए। आज एग्जिस्टिंग डिमांड है। ठीक है। वो कह रहा है हर साल ये डिमांड 5% बढ़ेगी। तो मैं आपसे अगर पूछूं सर मेरे पास डिमांड फॉर PQR ये 1 साल बाद 7500 इंटू 1.05 होगा, फिर ये इंटू 1.05 होगा एंड सो ऑन। ठीक है जी। सर जो मेरे पास ऑप्शन 2 में मशीन है ना, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 9000 यूनिट्स है। तो मुझे बताएं सर, मेरे पास 9000 यूनिट है, तो मेरे पास तो डिमांड यहाँ 9000 से ऊपर जा रही है इन दो केसेस के अंदर। तो मुझे मार्केट से यूनिट्स परचेज करने पड़ेंगे। परचेज ऑफ PQR कितनी जी? 116 और 572। इन महीनों इन सालों में मैंने कुछ परचेज नहीं करना बाहर से। डन। फिर मेरे बच्चों मुझे नजर आ रहा है कि मुझे करना क्या है सर। आज मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू कितनी है RV, आज जो नजर आ रही है मुझे 1 मिलियन, लेकिन 5 साल बाद सर दिस विल बी 1.06 विच इज द इन्फ्लेशन रेट। सर जो कि नीचे दिया हुआ ये रहा कि सर इन्फ्लेशन रेट हमारे पास 6% का है। सर ये एक्सपेक्टेड है कि सर 5 साल बाद इतने का बिक रहा हो, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए मैं इसको देखूंगा 1 मिलियन को। अल्टीमेटली मुझे ये रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी ऐसा। अच्छा जी। अब ये वर्किंग में ऊपर ही रखी हुई है सर। मुझे बताया मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1 यूनिट प्रोड्यूस करने की। वो कह रहा है भैया वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 1 यूनिट प्रोड्यूस करने की प्रपोजल 1 और 2 में 400 और 380। इसका मतलब है सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट इन प्रपोजल 2 380 इंटू 1.06 रेज टू द पावर 1 ऐसा 1.06 ऐसा। डन। ये आ रहा है। अच्छा प्रपोजल 1 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी ऐसी, वो भी अपने दिल की तसल्ली के लिए निकाल लो। सर मेरे पास 400 इंटू 1.06 ऐसा, और फिर आगे 1.06 से इसको भी इन्फ्लेट कर लो। ये सारी फिगर्स इन्फ्लेट हो रही हैं 6% से। डन। डिमांड इन्फ्लेट हुई किससे? 5% से। मैं यहां लिख भी देता हूं सर, ग्रोथ स्लैश इन्फ्लेशन। डन। अब बताएं सर इन्फ्लेशन का रेट यहाँ ग्रोथ रेट क्या है? 5% ऐसा। इधर कितना है जनाब? 6% का इन्फ्लेशन रेट। अब बताएं जो परचेज प्राइस है, अगर इन केस मुझे PQR मार्केट से परचेज करना पड़े तो मुझे PQR मार्केट से जो परचेज करना पड़ेगा वो होगा कितने का? सर वो कह रहा है कि भाई इसकी परचेज प्राइस आज है 550 रुपए की करंट प्राइस पे। सर ये भी इन्फ्लेट होगी 550 इंटू 1.06। ठीक है जी, इंटू 1.06। लेकिन मुझे चाहिए का भाई है, मुझे चाहिए सिर्फ ईयर 4 और 5 में बस। ठीक है जी। फिर सर मेरे पास आए जरा सर, अब मैं हिसाब किताब लेके चलना शुरू करूं। मुझे बताओ मैं कैश फ्लोज ड्राफ्ट करूं। प्रपोजल 2 कैश फ्लोज। डन। चलो जी मेरे बच्चों, आज हमने कुछ ठीक ठाक कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी है, जरा दिमाग हाजिर रखिएगा प्लीज। ठीक है। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज क्या लूं सर? यहाँ पे इनिशियल आउट ले लूं ना? पहले आप एक काम करें, वो ले लें वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में ले रहा हूं प्रपोजल 2 की 427 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। डन। सही है। ये 2 की ले ली गलती से हमने, ये ईयर 1, ये ईयर 2 सर, ये ईयर 3। लेकिन ईयर 4 में मेरे पास मसला है। ईयर 4 में इशू है। ईयर 4 में इशू क्या है मेरे बच्चों? ईयर 4 में इशू है मेरे बच्चों क्या? सर ईयर 4 में मैं मार्केट से ये नहीं परचेज कर पाऊंगा। ईयर 4 में ये नहीं कर परचेज कर पाऊंगा, मैं सिर्फ 9000 परचेज कर पाऊंगा।
9,000 प्रोड्यूस कर पाऊंगा। 9,000 इंटू दिस हो गया यार, फिर जी सर मेरे पास ईयर 5 में भी 9,000 मल्टीप्लाई बाय ईयर 5 का अमाउंट, सॉरी ईयर 5 का अमाउंट। डन। परचेस को हम अलग से लेके आएंगे, ठीक है जी। ऐसा है। अब बता मेरे बच्चों में परचेस प्राइस लूं, क्या मसला है भाई, एक मिनट रुक जाओ बेटा। अच्छा वो ऊपर बड़ा वो आ रहा है, कोई टेंशन नहीं बेटा, यहाँ देख लो। अब बता इसको माइनस में करना है हमने, छोड़ दो बेटा ये जलील का बच्चा हटा रहा है अब हमारी। वेरिएबल कॉस्ट के बाद सर हम परचेज भी कर लें, कितने यूनिट सर? सर ईयर 4 में मैं यूनिट्स परचेज करूंगा 4 में 116, किस रेट पे? 694 के रेट पे। डन। फिर सर ईयर 5 में मैं यूनिट्स परचेज करूंगा 572, किस रेट में मेरे बच्चों? सर 509 रुपए की रेट, सॉरी 736 रुपए की रेट पे। डन। पक्का ये होगी मेरी परचेजेस। फिर और इसके अलावा कोई खर्चा है? हाँ हाँ है। ऊपर दिया हुआ है हमारे पास 70,000 रुपए पर मंथ हमारे पास प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट है और 1.2 मिलियन मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो सर अगर मैं इधर ऑपरेटिंग कॉस्ट लूं और तो सर मेरे पास ईयर 1 की ऑपरेटिंग कॉस्ट है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 1.06, ऐसा। अब ये ग्रो करेगी दोबारा 1.06 से एंड सो ऑन। डन। ये वाला अमाउंट मेंटेनेंस, ये 1.2 मिलियन का अमाउंट है, 1.06 से ये भी ग्रो करेगा। ये 1.06 से ग्रो कर रहा है। डन। अब बना मेरे पास सर मेंटेनेंस के बाद डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। अच्छा अब देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए क्या करोगे तुम? भाई मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कहूंगा मेरी कॉस्ट है कितने की, कितने की कॉस्ट है? 5 मिलियन की। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन। आज की रेजिडुअल वैल्यू आज के हिसाब से सर 4 मिलियन का टोटल डेप्रिसिएशन होना चाहिए। बताएं कितने साल है मेरे पास, लाइफ कितनी है सर? 5 साल। मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है सर? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है मेरे बच्चों मेरे पास? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना? एक मिनट मुझे दोगे, होल्ड करोगे? एक मिनट मुझे दोगे, होल्ड करोगे एक मिनट? एक्सट्रीम इमरजेंसी आ गई थी तो मुझे बिल्कुल जो है ना वो निकलना पड़ा इस तरह। एक्सट्रीमली सॉरी मेरे बच्चों। सर मुझे एक बात बताएं, मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है सर? 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। ये 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मेरा हर साल आएगा। अब बताएं सर मेरा डेप्रिसिएशन भी काउंट हो गया, सारी चीजें काउंट हो गई। अब बताएं सर मैं क्या करूं, मैं प्रॉफिट निकाल लूं? अब बताएं अगर मैं प्रॉफिट निकालने जाता हूं, मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आता है इतना सारा। अब इस प्रॉफिट या लॉस पे मेरे प्यारे बच्चों मुझे मिलेगा टैक्स सेविंग्स, ठीक है जी। 30% के हिसाब से ये आ गई टैक्स सेविंग्स। अब बताओ मैं क्या रिवर्स करूं? मैं डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दूं। फिर बताएं सर मेरे पास इनिशियल आउटले कितने का? अच्छा एक गलती हुई है हमसे, ठीक है जी। वो गलती ये हुई है कि एंड पे आके हमें गेन भी होगा। अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल कितने का होगा सर? सीधी सी बात है सर, गेन ऑन डिस्पोजल हमारे पास इतने का होगा कि हमारे पास 1 मिलियन की चीज जब एंड में 1.338 मिलियन की बिकेगी तो मुझे सर गेन होगा पता है कितने का? लास्ट ईयर
इतने का होगा। डन। अब बताएं सर, जब मैं यहां पर रिवर्स करने पे भी आऊंगा, अब बताएं जब मैं रिवर्स करने पे भी आऊंगा तो मैं गेन को रिवर्स करूंगा, गेन ऑन डिस्पोजल कितने का भैया? डन हो गया। अब बताएं सर, मेरे पास अल्टीमेटली ये एसेट कितने का बिकेगा? अल्टीमेटली इतने रुपए का बिकेगा, ऐसा। अब बताएं, ये है मेरे कैश फ्लोज का टोटल, ठीक है जी। देखो ये सवाल लास्ट क्लास में हमने आधा अधूरा छोड़ा था। पता है सर, अब अगर मैं इसकी एनपीवी निकालूंगा तो मुझे बताओ एनपीवी कितनी आएगी मेरे पास? दिस डिवाइडेड बाय 1.14, 14% का रेट है, रेज टू द पावर 0, एंड देन सारे कैश फ्लोज को अगर मैं डिस्काउंट करूं, ठीक है जी, तो मेरे पास अल्टीमेटली सर जो अमाउंट बन रही है ना वो 18.64 मिलियन की बन रही है, ऐसा। ऐसा सर। अब बताएं सर, मेरे पास इससे प्रीवियस जो मैंने देखा था, प्रीवियस वाला, वो इससे थोड़ा सा ज्यादा था, 20 मिलियन था। इसका मतलब है सर हमें प्रपोजल 2 पे जाना चाहिए। अब बताओ प्रपोजल 1 करा दूं मैं या वो कर लोगे मैनेज? हैं? प्रपोजल 2 करा दूं या कर लोगे मैनेज? सॉरी, प्रपोजल 1। जी मेरे बच्चों, काफी तो हो गया था सर। चलो स्क्रॉल डाउन, सर मैं इसको लेके जा रहा हूँ वहां पे, ठीक है। अब आप इसको सुकून से देख ले बेटा। जी मेरे बच्चों, कंप्यूटर पे दें या उस पे दें? भाई एक्सेल पे काम आता है तो कंप्यूटर पे ही दो, खत्म। सो बहुत डिस्कशन हुई आईकैप में भी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अगर जो है वो हाथ एक्सेल पे अच्छा है तो गो फॉर ऑनलाइन, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेट अच्छा वाला लेना और लाइट का हिसाब किताब देख लेना, वहां मसला आता है लोगों को। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आ रही हो और वो आ रहा हो, इंटरनेट आ रहा हो, ठीक है ना। तो बाकी सब खैर है। भाई जिस बंदे की एक्सेल पे स्पीड है वो ऑनलाइन ही दिया करे यार। प्रैक्टिकल पेपर की बात कर रहा हूँ, रिटर्न की नहीं है। रिटर्न आप जाके दो। नहीं, पेपर के अंदर जो है वो अभी एक्सेल पे बात चल रही है कि इसको। एसबीआर में क्या रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? अच्छा, एसी वालों ने 50% रिफंड कर ली एज अ गुडविल जेस्चर, गुड भाई। चलो खैर। नहीं, आके अपने उन्हीं का मॉडल ऑप्ट किया।
चले जी, बड़े से बात करते हैं इसके ऊपर। जी मेरे बच्चों, बिल्कुल इंक्रीज करेंगे यार। तो मैं तो जहन में 50,000 प्लान है इस चीजों के ऊपर, स्टाइपेंड के ऊपर, क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है ना, ग्लोबल क्वालिफिकेशन बनाने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है ना। बेटा कमा लिया मैंने अपने बच्चों के लिए, अब लोगों की खिदमत की बारी है, ठीक है। चले जी मेरे बच्चों, अपने पास हेडिंग डालोगे जनाब IRR एंड MIRR, ठीक है जी, IRR एंड MIRR, ठीक है जी। हम इसको पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर हम इस पे कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। काम करो, मेरे टेबल पे ना कुछ पेजेस पड़े होंगे, हैंड रिटन पेजेस होंगे। देखिए सर, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इस पे हम जरा डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, IRR और MIRR क्या है, ठीक है जी। IRR तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है IRR जी। IRR है क्या सर जी? शाबाश मेरे बच्चों, तो इसको जरा सब इस पे बात कर लो, IRR क्या है। जो इफेक्टिव रेट है वो IRR है, पक्का। वो रिटर्न जो कंपनी को किसी प्रोजेक्ट से मिले जिसपे एनपीवी 0 हो जाए, वेरी गुड सर, बहुत जबरदस्त आप लोगों ने जो है ना वो बात की है। अच्छा, MIRR का आइडिया, व्हाट इज MIRR? एनी आइडिया व्हाट इज MIRR? मैनेजमेंट का टारगेट? नहीं 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 सर। मॉडिफाइड IRR तो मुझे भी पता है, लेकिन है क्या सर ये मॉडिफाइड IRR? एनी आइडिया सर? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। चलो आओ देखते हैं, छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं सर। एक सेकंड, जज़ाकल्लाह बेटा। चलो जी, एक इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मुझे बताएं सर, अगर मैं ईयर 0 पे एक आउटले करूं 16,072 रुपए का, ठीक है जी, और ईयर 1, 2 और 3 पे मुझे 10, 6 और 3,000 का इनफ्लो मिले, मुझे बता इसका IRR कैसे निकालूं? इसका IRR कैसे निकालूं? एक काम करते हैं सर, इसका IRR निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं किस रेट पे से, पहला रेट हम 10% ले लेते हैं, चेक करो 10% पे प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, 16,072 ही होगी है। फिर इसकी देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालो, दो डिफरेंट रेट पे हम निकालेंगे, शाबाश। 94,909, ओके। फिर ये 4,959, फिर 2,254। मुझे पता नेट करें मेरे पास क्या आ रहा है। सर 232 रुपए का पॉजिटिव अमाउंट, इसका मतलब है IRR इज थोड़ा सा आगे ऑफ 10%, ठीक है जी। से दूसरा रेट अज्यूम कर लो 15% का। अब देखो क्या आ रहा है, 16,072, फिर 8696, फिर 453, फिर 1973। सर मुझे पता नेट क्या आ रहा है मेरे पास। -866, पक्का। अच्छा, -866। अब बताओ, अगर मैं IRR निकालने जाता हूं तो सर मेरे पास IRR बराबर है, दो NPVs है मेरे पास,
सर जो मेरे पास छोटा रेट है उसको मैंने छोटा ए कह दिया, ठीक है जी, और उसकी एनपीवी को बड़ा ए कह दिया, ठीक है जी। जो मेरे पास सर बड़ा रेट है उसको मैंने बी कह दिया, और ये भी मैंने बी बोल दिया। डन। अब बताओ मैं क्या करूं सर? छोटा ए इज 10% प्लस कितना जी 232 डिवाइडेड बाय 232 प्लस 866 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 15% माइनस 10%। IRR हमें बचपन में निकालना कोई 335 दफा सिखाया गया था जी। क्या आ रहा है बताओ IRR मेरे पास? 11% सेफली 11%, 11.0506 11% कर लेते ऐसा। अब बताओ IRR के बारे में क्या कहोगे? ये वो रिटर्न है जो हमें प्रोजेक्ट दे रहा है पक्का? आर यू डैम श्योर अबाउट दैट कि तुम्हें प्रोजेक्ट ये रिटर्न दे रहा है? क्या यही बोलोगे कि मुझे प्रोजेक्ट ये रिटर्न दे रहा है भाई? है? ऐसा ना जिसपे एनपीवी 0 हो जाए वो नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट यही रिटर्न दे रहा है तुम्हें, तुम इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम कह रहे हो मुझे 11% का रिटर्न मिल रहा है, ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है सर। अज्यूम करो मेरा वैक 6% है। कितना? मेरा वैक 6% है, यानी मुझे जिस रेट पे पैसा मिल रहा है पब्लिक से वो 6% है। अच्छा, मुझे इस प्रोजेक्ट से पैसा कितना मिल रहा है? 11%। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, हाँ एक ही बात है, क्या इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा अब अज्यूम करो, अब अज्यूम करो, अब एक चीज सुकून से सुनना हमने। देखो मिसाल के तौर पर मोहित कुमार जो है वो एक जबरदस्त किस्म के इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है, उन्होंने जाके अपने बोर्ड को ये प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने कहा कि जनाब पब्लिक से हमें पैसा मिल रहा है 6% पे, और हम अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें तो हमें 11% का रिटर्न मिल रहा है। कितने का? 11% का रिटर्न मिल रहा है। इनमें से एक डायरेक्टर था थोड़ा पढ़ा लिखा, उसने कहा यार आर यू श्योर कि तुम्हें 11% का रिटर्न मिल रहा है? मोहित ने कहा भाई क्या 11% का रिटर्न मिल रहा है? आपके सामने सारी चीजें, ये मैं आपके सामने ही तो 11% का मैंने IRR कैलकुलेट किया है, आपको और क्या चाहिए? उससे मोहित से कुछ सवालात पूछे, वो जरा सुनना। उससे मोहित से पूछा, मोहित ठीक है आपने मैथमेटिकली तो मुझे प्रूफ कर दिया कि IRR 11% है। मोहित व्हाट आई वांट टू नो कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करोगे इस प्रोजेक्ट पे कितने इन्वेस्ट करोगे? कितने इन्वेस्ट करोगे ये जीरो पे? 16,072 रुपए। डन। जब को आपको पहले साल के एंड पे ये 10,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा तो इस 10,000 रुपए के अमाउंट का तुम करोगे क्या? मोहित ने कहा ये कैसा सवाल है? उसने कहा भाई सीधी सी बात है, तुमने प्रोजेक्ट में 16,072 रुपए डाल दिए, अब तुम्हें मिला पहले साल के एंड में 10,000 रुपया, इसका क्या करोगे? इसको रख दोगे संभाल के? फिर क्या करोगे? बैंक में डाल देंगे हम, बैंक में डालेंगे। क्या करेंगे भाई 10,000 रुपए का, ये जो पहले साल के एंड में मिला? मोहित ने कहा इसको हम इन्वेस्ट कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे। उसने कहा री इन्वेस्ट किस रेट पे करोगे? उसने कहा सर मैं री इन्वेस्ट जो उस वक्त रेट अवेलेबल होगा, जो उस वक्त रेट अवेलेबल होगा। अच्छा, डायरेक्टर ने उसको रोका वहां पर, उसने कहा आपको क्या लगता है कि उस वक्त कौन सा रेट अवेलेबल होगा? उसने कहा सर मुझे क्या पता, हालात कहाँ जाए, मुल्क में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चेंज हो गया तो मे भी 15-16% पे चले जाए, मे भी 4% पे आ जाए। उसने कहा मोहित यहीं रुक जाओ, अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम इस जो पैसा तुम्हारे पास आएगा इसको री इन्वेस्ट किस रेट पे करोगे, तो देन वी नीड अ सीरियस डिस्कशन ओवर इट। ठीक है जी। अच्छा, मोहित ने कहा व्हाट इफ के मैं 11% पे उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दूं, व्हाट इफ के पहले साल के एंड पे भी मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि मैं इसको 11% पे इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है जी। और फिर डायरेक्टर ने पूछा व्हाट अबाउट द सेकंड कैश फ्लो, इसको क्या करोगे? मोहित ने कहा सर इसको भी मैं 11% पे इन्वेस्ट कर दूंगा। फिर तीसरा कैश फ्लो 3,000 रुपए का। अब सुनना जरा दोस्त, डायरेक्टर ने कहा अज्यूम करो तुमने 16,072 रुपए जमा किए, एक प्रोजेक्ट में डाले, तुम्हें पहले साल मिले 10,000, तुमने इसको 11% पे इन्वेस्ट कर दिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तुमने इस अमाउंट को भी 11% पे इन्वेस्ट कर दिया
1 साल के लिए तुमने इस अमाउंट को अपने हाथ में रखा, इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो बताओ 3 साल बाद तुमने डे 1 पे 16,072 रुपए जो इन्वेस्ट किए होंगे, 3 साल बाद तुम्हें क्या मिलेगा? 3 साल बाद तुम्हें ये कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा और ये कितना मिलेगा? 3 साल बाद तो सर ये 3,000 हाथ में होंगे। ये कितना होगा देखो जरा, 12,321। ये कितना होगा? ट्रिपल 6 बताओ इन 3 सालों में हम टोटल कितनी कमाई करेंगे? टोटल कितनी कमाई करेंगे? टोटल 21,981। ऐसा? तो डायरेक्टर्स ने ये कहा कि मोहित, यू आर ट्राइंग टू से दैट इफ आई इन्वेस्ट 16,000 रुपए नाउ, ठीक है जी, और मैं 3 साल तक वेट करूं, क्या करूं? 3 साल तक वेट करूं और 3 साल बाद मुझे मिले 21,981 रुपए, तो बताओ हम इफेक्टिवली क्या कमाएंगे? बताओ हम इफेक्टिवली क्या कमाएंगे जी? क्या आएगा बताओ? एग्जैक्ट 11% आएगा। इसका मतलब है आईआरआर के पीछे एक चीज छुपी हुई है, आईआरआर के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। आईआरआर 11% का मतलब पता है क्या है? कि जो इंटरिम कैश फ्लोज निकलेंगे वो भी 11% पे इन्वेस्ट हो। अगर तुम्हें ईयर 1 पे रेट कम मिला तो तुम जो बोर्ड को ये कोट कर रहे हो ना कि 11% हम कमाएंगे इस प्रोजेक्ट से, नहीं कमाएंगे हम। इसका मतलब है ये आईआरआर अचीव करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव दिस आईआरआर, हमें हर साल के एंड में जो कैश फ्लो निकलेगा उसको कम से कम आईआरआर के रेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा? उसको कम से कम आईआरआर के रेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। व्हाट इफ के रेट कम हो जाए, 11 से 10 हो जाए, 10 से 9 हो जाए, फिर हम इफेक्टिवली 11% नहीं कमाएंगे। ऐसा? अब आपसे डायरेक्टर्स ने पूछा कि लोएस्ट रिटर्न हम क्या कमाते हैं हमजा? लोएस्ट रिटर्न एक कंपनी क्या कमाती? 6% वैक अपना कमाती, कम से कम रिटर्न एक कंपनी क्या कमाती है? अपना वैक। इससे कम तो नहीं कमाएगी ना। अच्छा, डायरेक्टर्स ने कहा कि मोहित अगर हमें काम करें ना, if we assume that these interim cash flows are reinvested at WACC। assume करो जब हमें पहले साल ये मिले ना तो हम इसको 11% नहीं, लोएस्ट पॉसिबल रेट पे इन्वेस्ट करें फॉर 2 years, लोएस्ट पॉसिबल रेट पे इन्वेस्ट करें फॉर 1 year, तो बताओ हमारे हाथ में कितने पैसे होंगे? 16,072 कितना? 11 66 6360 और ये तो एज इट इज 3,000 ही होगा। फोर 524। मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, आप सुनो, ये नहीं, ये मुझे टोटल बताओ, टोटल कितना है? हाँ ये 20,596। अब बताओ 16,072 रुपए अगर आज मैं इन्वेस्ट करूं, वो क्या रेट है जो 3 सालों में मुझे 20,596 रुपए देगा? वो क्या रेट है जो मुझे 3 सालों में 596 रुपए? जी सर, इट वुड बी, आई वुड बी 8.62। ये कहलाता है MIRR। व्हाट इज मेंट बाय MIRR? सर वो IRR जिसके अंदर री इन्वेस्टमेंट लोएस्ट पॉसिबल रेट पे कंसिडर की जाए। अब बताओ सर, ये ज्यादा रिलायबल रिटर्न है या ऊपर वाला ज्यादा रिलायबल रिटर्न? नीचे वाला ज्यादा रिलायबल रिटर्न है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर री इन्वेस्टमेंट की अजम्पशंस बड़ी रिलैक्स करके ली गई है।
भाई अगर मुझे आइंदा आने वाले सालों में री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लोएस्ट भी मिली तो मेरा वैक ही मिल सकता है मुझे। सर वैक कैसे मिलता है, लोएस्ट रिटर्न वैक कैसे? सर अगर आप पैसे कमा नहीं सकते, शेयर होल्डर और डेट होल्डर को पैसे वापस कर दो, आप सेव कर लोगे उसको। तो मुझे एक चीज ये बताओ सर, एमआईआरआर ज्यादा एक रिलायबल रेट है या आईआरआर ज्यादा रिलायबल रेट? आईआरआर में मसला क्या है, आईआरआर में अजम्पशन ये है कि आप इसको री इन्वेस्ट, जो री इन्वेस्टमेंट है ना, री इन्वेस्टमेंट है यार, वैक के नीचे कोई भी री इन्वेस्ट नहीं करता, वैक के नीचे कोई भी री इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है ना? वैक के नीचे इन्वेस्ट करने से बेहतर है आप पैसा वापस कर लो, उसको सेविंग कंसिडर कर लो, ठीक है ना? बढ़े हम आगे? जी मनोज, किसके अंदर क्या नहीं, ये हमने डिस्काउंट उसको किससे करते हैं? वैक से करते हैं, आईआरआर जरूरी करते हैं, है ना? बचत हो जाती है और हाँ जी, आईआरआर की अजम्पशन ये होती है कि उसमें जो री इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा वैक उस पे सेम आईआरआर पे ही होती है। अगर किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर 34% है तो उसका मतलब इससे जो इंटरम कैश फ्लोज मिलेंगे वो भी 34% पे इन्वेस्ट करने, अदरवाइज आपको 34% नहीं मिलेगा ओवरऑल। लेकिन कम से कम वैक के अंदर ये मसले, एमआईआरआर में ये मसला नहीं है। एमआईआरआर कहता है कि जी आप री इन्वेस्टमेंट किस पे करते हो, अपने लोएस्ट पॉसिबल रेट यानी वैक के ऊपर। क्या चीज? एमआईआरआर और आईआरआर बड़े बेटा आगे हम
अरे बेटा मैं साथ साथ में घर की इमरजेंसी को भी निपटाते जा रहा हूँ, तो एक्सट्रीमली सॉरी जी। बड़े माँ के दोस्त, अच्छा जी, अब आप लोगों ने मुझे MIR कैलकुलेट करके देना है। नमाज अभी कौन सी है भाई? है नमाज है कितने बजे? 5:30 बचे। एक छोटा सवाल सॉल्व कर लो तो बन जाते, ठीक है? MIR निकाल के दो। ये 0 1 2 3 4। 0 पे है 15,000, फिर है 5,000, फिर है 16,000, फिर है 8,200, फिर है 8,231। हाँ ये है 15,000। अब बताओ MIR इसमें कैसे निकालोगे? अब इसमें दो फेजेस बनाओगे। ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट फेज, ये क्या कहलाएगा? और ये क्या कहलाएगा? तो इन्वेस्टमेंट फेज की निकालोगे तुम प्रेजेंट वैल्यू, ऊपर ले जाओगे इसको ईयर 0 पे, और रिटर्न फेज को ले आओगे कहां पर? ईयर 4 पे, और फिर निकालोगे MIR। शाबाश, वो निकाल के दो। सर वैक हमारे पास 12% है। शाबाश जी। जी जनाब, पीवी भी वैक्स ही निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या आ रहा है बताओ MIR? जी MIR सर, MIR 22 आ रहा है। नहीं यार, 4 साल है अलीजेब, 4 साल है, देख लेना। भाई मुजम्मिल को ट्रांसफर हो चुका है, ये सबूत है, बाकी का नाम हटा के दे देना इसको। जी 22.8 आ रहा है पक्का। चलो जी आओ निकालते हैं जी। सबसे पहले तो एक काम करो, तो 15,000 को पीछे ले जाओ, पीछू। ये मेरे भाई ईयर 0 पे 15 आ रहा है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कितनी होगी? 15। सर ईयर 1 पे 5,000 आ रहा है, इसको पीछे लेके जाओ जरा 12% से, 1.12 से डिवाइड करो।
ये मेरे पास हो गया सर 19,464 रुपए का इन्वेस्टमेंट फेज हो गया सर। फिर ईयर 2, 3 और 4 में 16,000, फिर 8,231, फिर 15,000। इसको 1.12 पे लेके जाना है, रेस टू द पावर 2। इसको 1.12 पे लेके जाना है, रेस टू द पावर 1। और 1.12 पे कितना आ रही? 20,070। अच्छा, लास्ट वाले को तो कुछ भी नहीं करेंगे सर। टोटल कितना आ रहा है? 44,289। अब बताएं सर, मैं 19,464 इन्वेस्ट करूं किस रेट पे 4 सालों के लिए कि मुझे 44,289 मिले। 22.82%, बिल्कुल सही। चलें जी, आप लोग नमाज पढ़कर आ जाएं 10 मिनट में, फिर देखते हैं इसको, ठीक है। जी मेरे बच्चों, सर मेरे पास 22.82 ही आ गया था। डन है, बड़े एक स्टेप आगे। अच्छा जी, अब गौर से सुनिएगा दोस्त। सर एक क्वेश्चन आई के आपने दिया 22 मार्क्स का, एनपीवी का सवाल था। उस सवाल के एंड पे आई कैप ने एक छोटी सी चीज पूछी। उस के एंड पे छोटी सी चीज ये पूछी, उसने कहा भाई हमारे पास ईयर 0 और 1 ये इन्वेस्टमेंट फेजेस है। उसने कहा इन्वेस्टमेंट हो रही है 100 रुपए की, इन्वेस्टमेंट हो रही है 30 रुपए की। फिर उसने कहा हमारे पास रिटर्न फेज है। साफ साफ अलग अलग करके दे दिया। उसने कहा रिटर्न फेज है 1, 2, 3, 4 और 5। उससे का रिटर्न फेज में हमारे पास सारे 50 रुपए, 60 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 40 रुपए। उसने कहा हमारा वैक है 15%। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास ये मामला आता है, ये मामला आता है, इसको कैसे टैकल करूंगा सर मैं? एमआईआर निकालते हुए। हाँ जी, क्या करोगे? इन दोनों को नेट कर दूं, इन दोनों को नेट कर दूं? हाँ, इन दोनों को नेट करके नेगेटिव पॉजिटिव 20 रख दूं? इन दोनों को नेट कर दूं? नहीं, नेट नहीं करना। क्लियरली जब वो कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट फेज है, ठीक है जी, तो फिर उसको नेट नहीं करना। एमआईआर थोड़ा सा चेंज आएगा इससे। क्या करोगे? इन दोनों को एक कॉर्नर पे ले जाओगे और इन सारों को एक कॉर्नर पे ले जाओगे। शाबाश मेरा बच्चा, जरा ले जाके दिखाओ मुझे, शाबाश। निकाल के दो एमआईआर इसमें, एमआईआर निकाल के दो मेरा भाई, शाबाश।
MIRR आ रहा है 19%। सर 100 मेरे पास इधर है, 100 इधर है, बाकी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है सर 30 की। सर डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू पावर 1 जी, 26.09 पक्का। अच्छा जी, मुझे एक चीज ये बताओ सर, मेरे पास ये तो हो गया 126.09। देखो यार मैं एक बात बताऊं, MIRR आता है 5 से 6 नंबर बच्चों को दे के जा सकता है, लेकिन हर ऑल्टरनेटिव आइटम में MIRR आ रहा है, हर ऑल्टरनेटिव आइटम में। लास्ट आइटम में भी नहीं आया, उससे पिछले आइटम में भी नहीं आया, ठीक है ना। इस दफा इसका चांस है ठीक ठाक। अमाउंट कितनी है सर? 50 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर 4, फिर 60 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर 3, सर 20 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर 2, और 40 रुपए। क्या आ रहा है सर? 87.45, 91.25, 87 सॉरी कितना 26 पॉइंट और 40 पक्का सर। टोटल कितना आ रहा है? कितने 5 सालों में 19.14 पक्का कर लोगे? अश्योर। चलो जी सर, बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। सर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ याद आ रहा है? एक नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करना एनपीवी हासिल करने के लिए, टारगेट एनपीवी हासिल करने के लिए, याद आ रहा है? चलो जी आओ, मुझे एक सवाल सॉल्व करके आप दे देना सर। ये एक इंतहाई जबरदस्त सवाल है, मैं इसके पार्ट 1 से ज्यादा इसके पार्ट 2 में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है जी। इसके पार्ट 1 से ज्यादा इसके पार्ट 2 में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, जब तक ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा मैं क्लास खत्म नहीं करूंगा। हमारी क्लास शेड्यूल कितने बजे तक है? 7:30 तक है ना, बहुत बहुत जबरदस्त हो गया। चलो जी एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर आपको एक सवाल करने के लिए देता हूँ। डन। मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट एक्स को मैं 100 रुपए में बेच सकता हूँ, ठीक है। कितने में? 100 रुपए में बेच सकता हूँ प्रोडक्ट एक्स को। सर मेरे पास प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस 100 रुपए, मैं प्रोडक्ट एक्स को बना सकता हूं मेथड ए से, मैं प्रोडक्ट एक्स को बना सकता हूं मेथड बी से भी। अगर मेथड ए से बनाता हूं इसकी वेरिएबल कॉस्ट रहती है 55, अगर मेथड बी से बनाता हूं इसकी वेरिएबल कॉस्ट रहती है 45। जी किस मेथड से बनाऊं उसको? ऑब्वियसली बी से। क्यों? सर उसकी वेरिएबल कॉस्ट काफी कम है, ठीक है जी। ऐसा है या नहीं है? इसमें कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत तो नहीं ना चीज की। सर अगर मैं कहूं फिक्स कॉस्ट इसकी 1 लाख है, जैसे इसकी 1.5 लाख है और इसकी फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, अब बताओ बेटा, अब बताओ। अब भी मेथड भी अच्छा, एब्सोल्यूट एडवांटेज है मेथड बी को, वेरिएबल कॉस्ट में भी फिक्स कॉस्ट में भी। लेकिन अब बताओ मेरे बच्चों, सर नाउ इट डिपेंड्स ऑन यूनिट्स के मेथड ए पे जाएं या मेथड बी पे जाएं। डन। ऐसा है, ऐसा है। अब बताओ, मैं अब नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है ऐसा। अच्छा खुद लॉजिकली सोचो, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि सर 2000 यूनिट्स पे चेक करो, 2000 यूनिट्स पे, तो आप कहोगे भाई 2000 यूनिट पे ऐसा है कि एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 100 माइनस 55 इंटू 2000 यूनिट्स माइनस 1 लाख। कितना आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट्स माइनस 1.5 लाख। तो बताइए ये कितना कितना आ रहा है? ये 10,000 का लॉस आ रहा है, और उधर क्या आ रहा है? उधर क्या आ रहा है?
उधर क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 40,000 का लॉस। तो कौन सा मेथड, कौन सा बेहतर है, कौन सा मेथड बेहतर, कौन सा बेकार? हाँ जी, मेथड ए इज बेटर देन मेथड बी, पक्का? मेथड ए बेहतर है, क्यों बेहतर है सर? क्योंकि इसका लॉस कंपैरेटिवली कम है, इसका लॉस कंपैरेटिवली कम है, ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं इसको ट्राई करूं से 4000 यूनिट्स पे, जी 4000 यूनिट्स पे ट्राई करूं तो क्या आता है सर? 100 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाय 4000 माइनस 1 लाख और 100 माइनस 45 4000 माइनस 1.5 लाख। बताओ कितना कितना आ रही है सर? इधर 80,000 का प्रॉफिट आ रहा है और मेरे बच्चों इधर कितना आ रहा है? इधर 70,000 का प्रॉफिट है। दोनों में से अब भी बेहतर कौन सा? मेथड है, अच्छा, ऐसा। अब बताएं, लेट से मैं ये कहता हूं कि जी 6000 यूनिट्स पे जाते हैं, 6000 यूनिट्स पे जाते हैं। 100 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाय 6000 माइनस 1 लाख सर। 100 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 6000 माइनस 1.5 लाख। मुझे बताएं अब दोनों में क्या आता है? इधर 170 का गेन है इधर, या प्रॉफिट है इधर? सर एकदम से ये मेथड अच्छा हो गया। ये क्यों यार? ये स्विच क्यों हुआ? ये स्विच क्यों हुआ? ये स्विच क्यों हुआ? एकदम से मेथड ए से स्विच मार के हम चले गए मेथड बी। क्यों? व्हाट्स द रीजन? हाँ जी, ऐसा क्या हुआ है जी? अच्छा जी, चलो इसको हम ऐसे देखें, इसको हम ऐसे देखें कि प्रेफरेंस थी मेथड ए, फिर एकदम से मेथड बी हो गई। एक पॉइंट ऐसा भी तो आया होगा ना इस प्रेफरेंस के स्विच होने में कि जहां दोनों मेथड सेम प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहे हो। एक ऐसा पॉइंट भी तो आया होगा ना, दोनों मेथड जहां पर सेम प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा एक ऐसा पॉइंट भी तो आया होगा ना बेटा। प्रेफरेंस तुम्हारी पहले ये थी, फिर यही थी, और एकदम से ये हो गई, ऐसा। तो कैसे करें सर उसको? कैसे देखें, कैसे देखें उसको? जी मैं ऐसे कर सकता हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मैं कह रहा हूं इधर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 45। मैं कह रहा हूं जी 45 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है मेथड ए का। अगर मैं एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करूं और मैं 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे इतना प्रॉफिट आएगा। अच्छा, सेम एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मैं यहां भी प्रोड्यूस करूं तो मेरे पास ये प्रॉफिट आएगा। मैं कहता हूं ये बराबर है। अब इसको जरा रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, ये वहां चला जाएगा तो 50,000। x कितना आ जाएगा? 50,000 डिवाइड बाय 10 वुड बी 5,000। इसका मतलब है 5,000 यूनिट्स वो पॉइंट है जहां दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या होगा? सेम होगा। जहां दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या होगा? सेम होगा। 100% डन। इस पॉइंट पे दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? सेम आ रहा होगा। क्लियर? सर 5,000 से जब हम आगे बढ़े तो ये मेथड अच्छा लगने लग गया, 5,000 से जब हम पीछे थे तो ये वाला मेथड अच्छा था। अब एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, अब एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मुझे बताओ किस मेथड की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है? मेथड बी की। ये हमेशा लो वॉल्यूम पे बुरा परफॉर्म करेगा, ये हमेशा लो वॉल्यूम्स पे बुरा परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, ये हमेशा छोटे वॉल्यूम से मार खाएगा। लेकिन अभी अज्यूम करो 0 यूनिट प्रोड्यूस हो, किसका लॉस ज्यादा होगा? मेथड बी का, क्योंकि उसमें 1.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है एंड ये पूरी की पूरी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। और सर मेथड ए का लॉस कंपैरेटिवली कम होगा 1 लाख रुपए, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, दोनों मेथड्स को अगर मैं देखूं, सामने रखूं, तो लो वॉल्यूम पे मेथड बी अच्छा, लेकिन जब, सॉरी मेथड ए अच्छा, लेकिन जब सर मेरे पास वॉल्यूम बढ़ना शुरू होंगे, हाई वॉल्यूम्स आएंगे, तो प्रेफरेंस हमारे पास स्विच हो जाएगी किस पे? मेथड बी पे। अब मेरा सवाल है, जो 5,000 आपने निकाला है इसको सिग्निफाई करो, इसके पीछे क्या है हिसाब किताब है? 5,000 से आगे मेथड बी अच्छा, 5,000 से पीछे मेथड ए अच्छा, 5,000 पर दोनों मेथड बराबर।
तो बताओ सर पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस जब तुम निकालते हो दो मेथड्स के बीच में, एक को वेरिएबल कॉस्ट में एडवांटेज होता है, एक को फिक्स कॉस्ट में। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पीछे वो मेथड अच्छा होता है जो ऑपरेशनली कम लेवरेज होता है। ये क्या बोला हमने? ऑपरेशनली कम लेवरेज का मतलब उसमें फिक्स कॉस्ट कम होती है। ऑपरेशनली कम लेवरेज का मतलब उसकी फिक्स कॉस्ट कम है। ऑपरेशनली हाई लेवरेज का मतलब क्या है? अच्छा, लेवरेज हम यूज करते हैं डेट इक्विटी रेशियो के लिए, वो होता है कैपिटल लेवरेज। ये क्या है? ऑपरेशनल लेवरेज। ठीक है जी। अब बना जिसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा, वो ऑपरेशनली ज्यादा लेवरेज रहा, जो ज्यादा लेवरेज रहा सर सीधी सी बात है उसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो सर सीधी सी बात है वो लो वॉल्यूम पे कम प्रॉफिट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा। अब मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं सर, मुझे एक बात बताएं सर, क्या मेथड ए के सीएम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनटू एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस 1 लाख की फिक्स कॉस्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिक्स कॉस्ट ए, ऐसा। मेथड बी का सीएम ऐसे रख सकता हूं, फिक्स कॉस्ट बी, ऐसा ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ, इसको मैं रीअरेंज करूं तो सीएम ए एक्स माइनस सीएम बी एक्स, ये मैं यहां ले आया, फिक्स कॉस्ट ए उधर ले गया, फिक्स कॉस्ट एक तरफ कर दी, सीएम सीएम एक तरफ कर दिया। अब बताओ इसमें से एक्स कॉमन ले लूं, सीएम ए माइनस सीएम बी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट ए माइनस फिक्स कॉस्ट बी। अच्छा, ये पूरा जो मल्टीप्लाई और नीचे जा सकता है, ऐसा। और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट ऑफ टू मेथड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम, ऐसा। अब बता दोनों मेथड्स की फिक्स कॉस्ट में कितना फर्क है? 50,000। और सीएम में कितना फर्क है? तो आप मुझे क्या निकाल के दे सकते हो? यूनिट्स निकाल के दे सकते हो, ऐसा। और अगर ये एनपीवी की टर्म्स में हो तो, और ये अगर एनपीवी की टर्म्स में हो तो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फिक्स कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएम्स है, निकाल के दे सकते हो। जब दो मेथड्स आपको दिए हो और आपसे कहे बताओ कौन सा मेथड बेहतर, और आपसे कहे कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालो, निकाल के दोगे है एनपीवी की टर्म्स में, कि भाई दो मेथड्स में अगर डिमांड कंपनी के प्रोडक्ट की 5,000 यूनिट है, तो चाहे मशीन ए ले आओ चाहे मशीन बी ले आओ, बात बराबर है। ठीक है ना? हाँ, ऐसा बिल्कुल। चलो जी, इसको कॉपी करें, और मैं आपको दे रहा हूं एक बहुत ही खतरनाक सवाल, ये एसीसी P4 का क्वेश्चन है। हाँ, चलो मेरे बच्चों उसको कॉपी करो, शाबाश। है, हाँ सही है। जैसे अभी बता रहा हूँ सिर्फ दोबारा, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, उसको पहले सिर्फ कॉपी कर लो।
ये मेरे बच्चों, बढ़े आगे हम। अब आओ जरा मेरे बच्चों सवाल देखो। तैयार हो? अच्छा जी, देखें मेरे दोस्त, ये कह रहा है CD इज एन एविएशन कंपनी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू टूर ऑपरेटर्स एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। ठीक है जी। इट्स कॉस्ट ऑफ मनी इज 10%, डिस्काउंट रेट दे दिया आपको ऊपर। CD is considering the acquisition of three new aircrafts at the rate at a cost of 2 million। 2 मिलियन का एयरक्राफ्ट आ जाएगा एक। ठीक है, एयरक्राफ्ट की लाइफ कितनी है? 5 साल। सर ओवरऑलिंग इसमें लगनी है 6 लाख की, कब? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड पे लगनी है। फिक्स कॉस्ट इसकी 1 लाख रुपए पर ईयर है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर होगी। तो क्या आ गया? इनिशियल आउटले आ गया। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो बता रहे जनाब हमारे पास निल रेजिडुअल वैल्यू है, आरवी आ गई 2 मिलियन, ये आरवी निल, ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए पर एनम, फिर थर्ड ईयर में ओवरऑलिंग ऐसा कितने की? 6 लाख। फिर वो कह रहा भैया इफ एयरक्राफ्ट इज परचेज्ड एंड फुली यूटिलाइज्ड 2400 आवर्स पर ईयर, 2400 आवर्स पर ईयर, इट वुड जनरेट कंट्रीब्यूशन ऑफ 16 मिलियन, 1.6 मिलियन। तो मुझे बताओ एक आर का कंट्रीब्यूशन कितना है? कितना जी मेरे बच्चों? एक आर का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 667। ऐसा अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब मुझे एनपीवी निकाल के दो, तो आप निकाल के दे सकते हो। एनपीवी निकलवानी ही नहीं तो बहुत आसान है, टैक्स भी नहीं है इसमें तो। फिर वो क्या कह रहा है? एज एन ऑल्टरनेटिव, एज एन ऑल्टरनेटिव इट इज पॉसिबल टू रेंट इट वाया ब्रोकर। ब्रोकर को आप रेंट पे भी, ब्रोकर से रेंट पे भी ले सकते हो, ना खरीदो। अगर मैं रेंट पे लूं तो मुझे रेंटल देना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए पर ईयर, पेबल इन एडवांस, शुरू में देना पड़ेगा। डन। और वो कह रहे भैया इससे वेरिएबल कॉस्ट 361 रुपए की देनी पड़ेगी। और तो जो सीएम में ऊपर कमा रहा था, नीचे वो सीएम 361 रुपए कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 306, 305, 306 रुपए हो जाएगा। डन। जा रहे हैं खाने के लिए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ जी, वाह भाई क्या तरीका ढूंढा तुम लोगों ने। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बता, 361 रुपए जो है ना वो मेरे पास फ्लाइंग आर में एक आर के अगेंस्ट बढ़ जाएगा। इफ एन एयरक्राफ्ट इज रेंटेड, हमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं देनी। However, CD will incur same variable and operating cost regardless of whether the aircraft is purchased or rented। मुझे बताओ रेंट पे लेने का फायदा क्या है? इनिशियल आउटले नहीं देना, फिक्स कॉस्ट नहीं देनी, लेकिन फिर सीएम पर यूनिट भी कम हो जाएगा सर, सीएम पर यूनिट भी कम हो जाएगा और रेंट देना पड़ेगा आपको। डन। अब वो देखो पूछ के आ रहा है आपसे, बताओ जनाब मिनिमम एवरेज आवर्स पर ईयर जिससे रेंटिंग एन एयरक्राफ्ट फाइनेंशियली वायबल हो जाए, यानी वो नंबर ऑफ आवर्स बताओ जिस पे एनपीवी 0 हो जाए। ठीक है जी, केस बी वो कह रहा है ऐसे नंबर ऑफ आवर्स भी बताओ जिसपे एयरक्राफ्ट को बाय करने का हिसाब किताब जो है वो फीजिबल हो जाए। मुझे दोनों ऑप्शंस में एनपीवी 0 करने के लिए कितने आवर्स फ्लाई करना होगा? अब मुझे खुद बगैर सवाल को पढ़े हुए ये बता सकते हो किसका किसका टेक्निकली ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा, किसके नंबर ऑफ किसके नंबर ऑफ जो है ना वो आवर्स कम आवर्स में जो है ना वो काम हो जाएगा। पहले वाले के नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा आएंगे क्योंकि उसमें इतना बड़ा इनिशियल आउटले। ठीक है जी। दूसरे वाले में क्या होगा? कंपैरेटिवली आवर्स कम आएंगे। सही है भाई, चलो जी।
सारे तरीके सही है जी। चले जी शुरू हो जाए, मुझे बताए सर, शाबाश शुरू हो जाए मेरे बच्चों, शुरू हो जाए, निकाल के दे मुझे जीरो एनपीवी किस पे आ रही है। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश।
ये मेरे बच्चों हो गया, कितने आ रहे हैं आज? हाँ जी 1120 आ रहा है आज। बिल्कुल सही हसीब, बिल्कुल सही मेरे बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले इसको मैं खुद करवा दूं सर। देखो सबसे पहले मेरे बच्चों इसमें मैंने क्या किया होगा, मैं ले रहा हूं बाइंग वाला ऑप्शन। बताओ हमारे कैश फ्लोस क्या क्या होंगे? पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोस, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा मुझे बताया मेरे पर्टिकुलर्स में क्या आ रहा है? इनिशियल आउटले कितने का? 2 मिलियन। फिर डिस्काउंट फैक्टर 1, नहीं एक एयरक्राफ्ट में कर लो बात एक ही। डन। अच्छा जी, फिर इनिशियल आउटले के बाद जी सर मेरे पास और क्या आएगा? फिर इसके बाद मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है कितने की? सालाना 1,00,000 रुपए की। अब इसके लिए मुझे डिस्काउंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे? 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज द पावर -5। क्या आ रहा है बताओ मेरे पास? 3 पॉइंट, ये कितना आ रहा है बेटा? 379,100 पक्का? अच्छा जी, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद ओवरहॉलिंग 6,00,000 रुपए की है, ये मिल रहा है थर्ड ईयर में जाके पे कर। ठीक है जी, तो थर्ड ईयर के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज द पावर 3 कितना? 0.75 कितना आ रही? बस बस सर, बस। अब चलो एक काम और भी है इसके अंदर। सीएम कितना है सर हमारे पास? 667 एक्स। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 3.791 का डिस्काउंट फैक्टर। अब कितना आ रहा है मेरे बच्चों? जी कितना आ रहा है मेरे बच्चों? जवाब दे दो। 2528 पक्का? इक्वल्स टू जीरो। अब बताओ इसमें एक्स कितना आ रहा है सर? वर्कआउट करो उसको, कितने नंबर ऑफ आवर्स पे ये जीरो हो जाएगा? अली जेब, हसीब बिल्कुल सही कह रहा है। अली जेब बताओ, जल्दी बताओ। अली जेब, मुशाहिद 1120 बिल्कुल सही मेरे बच्चों। हाँ, हाँ, हाँ। तो कितने? गलत आ रहा है ना? तुम तीनों मिला के टोटल सीएम में क्यों मल्टीप्लाई किया तुमने? सीएम तो एक आर का रखो ना। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा पर वो इतना इतना लेके जाना। हाँ। जी सर। अब बताएं सर, सुने। अब अगर मैं इसी को कंपेयर करूं मेरे बच्चों, गौर से सुनो। 1120 कैसे निकाला पता है? मैंने पता है क्या किया? मैंने इन तीनों को ऐड किया। कितना आता है देखो, इन तीनों को ऐड करें कितना आता है? कितना आता है इन दोनों तीनों को? नहीं बेटा, मैं एक एक पे ले रहा हूँ शहरियार, एक पे ले रहा हूँ, एक एयरक्राफ्ट पे ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे सेम ही आ जाएगा जी। इन तीनों को एडअप करो, कितना आता है? 2829868, 2829868 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2528। इससे डायरेक्ट आ जाएगा ऐसा, 1120 ऐसा। ये एक आ गया मेरे पास। अब बताओ अगर मैं इस एयरक्राफ्ट को रेंट आउट करूं, तो रेंट आउट में क्या होगा? पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। सर मेरे पास पर्टिकुलर्स में रेंट है 2.5 लाख रुपए का, लेकिन एडवांस में तो मुझे करना ये पड़ेगा 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1.1। कितना आ रहा है देखो?
1042500 पक्का नेगेटिव। फिर और तो कोई खर्चा नहीं है ना इसके अंदर, डायरेक्ट सीएम है कितना 306x ऐसा और 3.791 कितना आ रही 1160 x ऐसा। अब इसके लिए x निकालने के लिए तरीका ये है कि 1042 डिवाइडेड बाय 1160 क्या आ रही 900 आवर्स ऐसा सेफली 900 घंटे ऐसा। तो 900 घंटे अगर तुमने ये चलाओगे तो तुम्हारा ब्रेक इवन आएगा यानी एनपीवी 0 होगी। और ऊपर वाले केस में अब इन दोनों को रखो सामने, इन दोनों को सामने रखो, इन दोनों को सामने रखो, इन दोनों को सामने रखो, इन दोनों को सामने रखो। मुझे बताओ सर मेरे पास पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैसे निकले? मुझे बताएं, आपको नहीं लगता इसकी टोटल फिक्स कॉस्ट तक मतलब टेक्निकली ये इसकी टोटल फिक्स कॉस्ट ये फिक्स कॉस्ट ऊपर वाले की ज्यादा है नीचे वाले की कम है, लेकिन ऊपर वाले का सीएम भी ज्यादा है नीचे वाले का सीएम कम है। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालने जाऊं, आपको नहीं लगता कि मैं वो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस ऐसे निकाल सकता हूं कि 2829868 माइनस 1042500 प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में डिवाइडेड बाय 2528 माइनस 1160 कितना आ रहा है देखो 1306। इसका मतलब है इतने आवर्स पे दोनों मेथड बराबर प्रॉफिट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा इससे पहले कौन सा मेथड अच्छा जिसकी फिक्स कॉस्ट कम? इससे पहले कौन सा मेथड अच्छा जिसकी फिक्स कॉस्ट कम? कौन से वाले का? सेकंड वाले का पक्का पक्का। अब बोर्ड में देखना लिखेगा नहीं कोई भी, लिखेगा नहीं कोई भी, कोई भी नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा। अब एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नाउ लेट्स डू एन एक्सरसाइज। बताओ सर अगर मैं ये मशीन परचेज करता हूं, गौर से देखना मेरे बच्चों, परचेज करता हूं, बताओ मेरे पास 0 1 2 3 4 5 ठीक है। कैश फ्लोस क्या होंगे? इनिशियल आउटले कितने का? 2 मिलियन का। ऑपरेटिंग कॉस्ट है मेरे पास कितने की? 1 लाख की थ्रू आउट ऐसा। फिर ओवरहॉलिंग है थर्ड ईयर में कितना 6 लाख। सीएम है सर मेरे पास, अज्यूम करो मेरे बच्चों, अज्यूम करो मेरे पास सीएम पर यूनिट है कितना? सीएम पर यूनिट है कितना मेरे बच्चों? 667 ऐसा। और मुझे बताओ मेरे पास आर्स कितने? आर्स नहीं, आर्स कितने जिसपे एनपीवी 0 हो रही है? आर्स कितने भैया? 1 1 पक्का। क्या मैं यहाँ सीएम ले सकता हूँ इस तरह? चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी? 6667 ही है। मल्टीप्लाई बाय 1120 डन। पता सारे सालों में डाल दूं। अब आप ये कह रहे हैं कि सर अगर अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इस कैश फ्लोस की एनपीवी निकालेंगे 10% पे तो एनपीवी 0 आएगी, आप ये कह रहे हो? हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ। तो 587 क्यों आ रही है पता? क्योंकि अगर आप इसको सही से निकालोगे ना तो ये 1119 के करीब आता है, बल्कि 1119.5 ठीक है। ऐसे कर ले भाई, क्या हो गया? बस है कुछ है बस, ठीक है निकाल भी लो ना, निकाल
2829,868 2829,868 डिवाइडेड बाय कितना जी 2528 लख दी लानत भाई ये 1120 यार एग्जैक्ट नंबर कितना है किसी ने ऐसा निकाला राउंडिंग ऑफ के सारे डिफरेंसेस हटा के हैं जाने दो भाई यही है बेटा ऐसा ऐसा है मेरे बच्चों सही है बस आई वांट एनपीवी 0 इतना टाइम नहीं है बेटा आगे बढ़ो प्लीज डू इट ये देखो लानती हुई काम देखो अच्छा आप बताओ सर हमारे पास परचेज आ गया आप बताओ परचेज के बाद मैं एक और एनपीवी निकाल लूं किसकी प्रिंटिंग वाले ऑप्शन प्लीज बोर्ड पे देखना प्रिंटिंग वाले ऑप्शन प्रिंटिंग वाले ऑप्शन में भी हमने यही करना है सर कैश फ्लो इसी तरह ड्राफ्ट करना है सर ये ले लो ऊपर का सजा सर बताएं मेरे पास रेंट 2.5 लाख यार 0 से आ रहा है फिर सीएम अब इसका सीएम होगा -300 कितना 361 अब बताओ सर इसका सीएम डालूं आर्स कितने 899 अब बताओ ये आ गया सर बस और तो कुछ नहीं है ना इसमें एनपीवी this divided by 1.1 raised to the power 0 ये आ गया जी 0 जी टोटल सीएम के लिए मैंने क्या किया नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई किया अच्छा बोर्ड में देखना दोस्त बोर्ड में देखना आप कह रहे हैं सर 1306 घंटों पे ये दोनों क्या हो जाएंगे नहीं बनाना जरूरी है सिर्फ सिखा रहा हूं पहले तो मैं ये वहां ले जाऊं टीम को ठीक है अब मैं इसमें एक चीज चेंज करने जा रहा हूं बेटा प्लीज बोर्ड पे देखना प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना बहुत जरूरी चीज सिखाने जा रहा हूं गलती करोगे नहीं तो अब एक बात बताओ आपने कहा 1306 पे 1306 पे दोनों का प्रॉफिट बराबर हो जाएगा चेक करते हैं मैंने 13 हाँ सर बहुत लगभग बराबर आ रहा है 4,70,000 दोनों जगह पे आ रहे हैं ऐसा कैश फ्लोज बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है ये मैं एक और दफा कॉपी कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के लिए और अब मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल बताओ मेरे बच्चों पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है 1306 घंटों से अगर कम है तो कौन सा मेथड बेहतर 1306 घंटों से अगर कम है तो कौन सा मेथड बेहतर 1306 में तो रेंट वाला बेहतर 1306 से ज्यादा तो कौन सा बेहतर अब देखो जरा रिक्वायरमेंट पढ़ो सवाल की क्या आपने पहला पोर्शन उसको निकाल के दे दिया 0 एनपीवी के फिर वो क्या रहा है एडवाइस सीडी ऑन द एवरेज फ्लाइंग आवर्स required in order to make buying and renting options equally viable वाला सीन कर दिया तुमने क्या जी 1306 अब पढ़ना 10 मार्क्स का सवाल एडवाइस सीडी on how many aircraft it should acquire or how it should acquire them purchase or rent on the basis of flying hour requirements is 5750 वो कहता है भाई अगर हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 5750 है तो बताओ हमें जहाज परचेज करने चाहिए या रेंट आउट करने चाहिए अच्छा बताओ हमारे पास जहाज कितने 5750 आर दें जहाज हमारे पास 3 है तो 5750 को अगर हम 3 से डिवाइड करें क्या आ रहा है एक जहाज पे एवरेज आवर्स कितने आ रहे हैं 1916 तो बताओ हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए हाँ जी हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए शाबाश मेरे बच्चों क्या कंक्लूड करना चाहिए कि हमें तीनों जहाज खरीदने चाहिए रेंट आउट करने चाहिए
क्या करना चाहिए हमें? अभी मैंने बताया बेटा 1306 से पीछे रेंट वाला मेथड बेहतर, 1306 से आगे बाइंग मेथड ज्यादा बेहतर। जी क्या करना चाहिए? नायमा तुमने जवाब देना है मेरा बच्चा, जल्दी जवाब दो। बाय 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 पक्का, एक्विजिशन पक्का। सर दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज बेकार। सर कितने आवर्स हमें चाहिए? 5750। एक एयरक्राफ्ट मैक्सिमम कितने घंटे उड़ता है? एक एयरक्राफ्ट मैक्सिमम कितने घंटे उड़ता है? 2400। 2400 घंटों में क्या बेहतर होगा? 2400 घंटों में क्या बेहतर होगा? 2400 घंटों में क्या बेहतर होगा? बाय करना, रेंट आउट करना? बाय करना, रेंट आउट करना? 2400 घंटों में क्या बेहतर होगा? बाय करना। तो पहला जहाज को बाय कर लो। क्या बचा? बोलो। 33। अब एक दूसरा जहाज भी बाय कर सकते हो आप, 2400 पे एक और बाय कर लो। कितना हो जाएगा? अब सर इस पे जो है ना, तीसरा जहाज मुझे क्या करना चाहिए? रेंट पे ले लेना चाहिए। 2400 कहां से आया? ये दिया हुआ है बाबू, कह रहा पूरे साल में एक जहाज मैक्सिमम 2400 घंटे उड़ सकता है। हाँ जी, हाँ बाबू। तीसरा जहाज क्या कर, इसके लिए आप रेंट पे ले लें तीसरा जहाज, क्योंकि 1306 से पीछे। पक्का? हाँ बाबू, मजो अचीवी हो है ना? बहुत टाइट सर है। हम्म? हाँ हाँ हाँ, 10 मार्क्स का इतना सा आंसर बेटा, इसके लिए वर्किंग ऊपर वाली करनी लाजमी है ना। जी 1 घंटा का आएगा सवाल, 25 मिनट में, 25 नंबर कर लोगे? चलो जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। आज मेरी क्लास जो है वो उसमें शुरू का पार्ट काफी डिस्टर्ब रहा, ठीक है, क्योंकि मैं घर पे लगातार कॉल्स पे लगा रहा। बच्चा थोड़ा सा बीमार था, बस हालत टाइट हो गई, ठीक है। कल तो क्लास नहीं है ना अभी। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। अल्लाह आपको दूध वाली चाय पिलाए। अल्लाह हाफिज जी। ये आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगा, ठीक है जी।